देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौत दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा बुलाई गई अलग से बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी को जनता ने फिर से किया है जोरदार तरीके का समर्थन। दोस्तों बताएंगे कैसे पंजाब के अंदर पार्टी ने फिर एक बड़ी बाजी मारी है दोस्तों, और बीजेपी का नाम लेने वाला भी नजर नहीं आया। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर बदल रही है तस्वीर। कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन को लेकर नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो गई ऐसी बेइज्जती दोस्तों की इसके बाद भाजपा वाले पूरी तरीके से बौखला गए। और बताएंगे किसने बेइज्जती कर डाली दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब के अंदर परिवर्तन तो डंके की चोट पर होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा संगठन का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों पार्टी के द्वारा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा गया और इसके बाद पार्टी ने कुछ खास बदलाव नहीं किए। दोस्तों प्रताप सिंह बाजवा नेता विपक्ष के पोस्ट पर बने रहे और चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों जैसे ही ये मामला सबके सामने आता है वैसे ही इस पूरे मामले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर पर एक बैठक बुलाते हैं दोस्तों, जिसमें कई सारे नेता मौजूद होते हैं। फिर दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पंजाब में आपस में विवाद चल रहा है दोस्तों। हालांकि ये सारा मामला संगठन के विस्तार को लेकर पार्टी में आपसी चर्चा से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर पार्टी ने पूरी तरीके से बोला कि 2-3 दिनों के अंदर मामला पूरी तरीके से हल हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन के अंदर ऐसी आवाजें होती है और सब आपस में बैठकर सब कुछ तय कर लेते हैं। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन पार्टी में बदलाव के बाद कितना मजबूत हुआ है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है और सबसे बड़ी जीत पार्टी को फिर से मिली है। अब जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि पंजाब के फिरोजपुर जिले के हल्का गुरु हरसहाय नगर के अंदर काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है दोस्तों, और चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी ने कुल 15 वार्ड में से 13 वार्ड पर जीत हासिल की है। शिरोमणि अकाली दल को 2 सीट मिली है दोस्तों, और नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का जोश और खुशी की लहर देखने को मिली। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर नाच गाना गाकर जमकर जश्न मनाया है दोस्तों। ऐसे में मामदोट नगर पंचायत में भी चुनाव की तस्वीरें साफ हो गई। मामदोट नगर पंचायत चुनाव में भी तस्वीर लगभग साफ हो गई दोस्तों, और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 13 सीटों में से 9 सीटें जीत मिली। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई अता पता नहीं है और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है दोस्तों। ऐसे में संगठन पर उठ रहे सवालों के बीच में इस जीत ने पार्टी के अंदर की आवाजों को पूरी तरीके से शांत करके रख दिया है और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद 7 तारीख को सब कुछ तय हो जाएगा दोस्तों, यानी कल राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे और सारी चीजें दूर हो जाएंगी। यानी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का संगठन पंजाब के अंदर एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आम जनता तो पूरी तरीके से साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर भी जबरदस्त तरीके से परिवर्तन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों, और नए गठबंधन को लेकर नए तरीके के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे बड़ा समर्थन मिला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता ऋषि मिश्रा ने इनको पूरी तरीके से समर्थन करने का ऐलान किया है, यानी प्रशांत किशोर के साथ में डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि बिहार के अंदर भी पूरी तरीके से रणनीति बदलकर कांग्रेस पार्टी एक नए गठबंधन एक नई सहयोगी के साथ में मैदान में उतरने के लिए तैयार है दोस्तों। ऐसे में 11 जुलाई को बांकीपुर के अंदर प्रशांत किशोर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस पार्टी समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब काफी दिलचस्प होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों के अंदर मुकाबला दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, और अगर आप भी मानते हैं एकदम सही फैसला लिया गया है बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन करके, तो अपनी राय जरूर लेकर बताइएगा दोस्तों। और जनसुराज पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने मैदान में उतरने का फैसला लिया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समर्थन देने को तैयार है। लेकिन अब आरजेडी से इस मामले को लेकर बातचीत की जा रही है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमकर बेइज्जती कर दी दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आप लोग झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान होता है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि आप कौन है, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने पूछ लिया कि आप कौन है। ऐसे में दोस्तों एक तरीके से बड़ी बेइज्जती हो गई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की दोस्तों, यानी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसमें से पूछ ले रहे हैं कि आप कौन है। इससे पता चलता है दोस्तों कि भाजपा ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को विपक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, और विपक्ष भी मानता है कि ये केवल मोदी और शाह का एक कठपुतली है और इसीलिए अब इनको भाव भी कोई नहीं दे रहा है दोस्तों। इस बात से बीजेपी के लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं दोस्तों। बीजेपी की दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है और भी कई बीजेपी के नेता मैदान में कूदे हुए हैं। कुल मिलाकर
मगर एक बात यह है दोस्तों कि अब इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कोई पहचान नहीं रहा, और इसलिए नहीं पहचान रहा दोस्तों क्योंकि कहीं से भी लाकर किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि विपक्ष इनकी बातों को सुने और इनसे लड़ाई लड़े, बाकी मोदी शाह के खिलाफ कुछ ना बोले। लेकिन विपक्ष को पता है कि असली बीजेपी मोदी और शाह है, इसीलिए मोदी और शाह को सीधे निशाने पर लेते हैं दोस्तों, और इनको तो कोई वैल्यू भी नहीं कर रहा। तो अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर बेइज्जती है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेलंगाना के अंदर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और दो प्रमुख विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति और बीजेपी के बीच में राजनीतिक टकराव तेज हो गया है दोस्तों। राज्य की वित्तीय स्थिति और कथित भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे को लेकर एक दूसरे को खुली चुनौती दी जा रही है, बहस की चुनौती दी जा रही है। आरोपों और प्रत्यारोपों से भरी तीखी राजनीतिक खींचतान का मौजूदा दौर हाल ही में तब शुरू हुआ दोस्तों जब के चंद्रशेखर राव यानी KCR के नेतृत्व वाली BRS पार्टी ने कांग्रेस पार्टी सरकार पर गुरुकुल स्कूल की टेंडर प्रक्रिया में कुछ कंपनियों को कथित तौर पर पक्षपात करके सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। तेलंगाना सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए गुरुकुल स्कूल चलाती है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने BRS के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने BRS पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि KCR के नेतृत्व वाली पिछली BRS सरकार ने राज्य के अंदर वित्तीय संकट को छोड़ा था और राज्य के विकास के लिए केंद्रीय निधि का उचित उपयोग न करने का भी आरोप लगाया गया। और 2 जुलाई को उस वक्त मामला आगे बढ़ गया दोस्तों जब 4 राज्य मंत्री पूनम प्रभाकर, अदलूरी लक्ष्मण और मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ साथ जुपल्ली कृष्ण राव BRS नेतृत्व के साथ बहस करने के लिए हैदराबाद के गन पार्क स्थित तेलंगाना शहीद स्मारक पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर BRS के नेता T हरीश राव और RS प्रवीण कुमार को हैदराबाद पुलिस ने उस समय आने से रोक दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बहस के लिए गन पार्क पहुंचने के लिए उन्हें पार्टी मुख्यालय तेलंगाना भवन से बाहर निकलने की कोशिश के वक्त ऐसा किया गया दोस्तों। तीसरी ओर बीजेपी को लग रहा है कि वो राज्य के अंदर विपक्ष की पार्टी है, यानी BRS पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में चल रहे आपसी विवाद में बीजेपी को लग रहा है कि वो भी बीच में टपक जाएंगे और वो अपने आप को विपक्ष घोषित कर देंगे और BRS पार्टी से इतर लोग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तेलंगाना में BRS और कांग्रेस का मुकाबला है दोस्तों, और बीजेपी वाले जहां चाहे वहीं टपक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको भाव नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी BRS को अपना विपक्ष मान रही है। इस बात से बीजेपी और ज्यादा बौखलाई पड़ी है। साथ साथ संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में लोकसभा के अंदर पेश की जाएगी। दोस्तों जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिए गए जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया था दोस्तों। हालांकि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया क्योंकि उनका नाम अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर जजों की सूची में तीसरे नंबर पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा हटाने के प्रस्ताव की संभावना सामने आ सकती है, यानी ओम बिरला ने यह भी कहा है कि उनके इस्तीफे के फैसले के बावजूद संसद की ओर से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पर विचार करने की संभावना अभी खुली हुई है। पश्चिम बंगाल के विधायकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के दौरान ओम बिरला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश होगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। रिपोर्ट सत्र के पहले दिन पेश की जा सकती है। पक्ष और विपक्ष दोनों हटाने को लेकर पूरी तरीके से सहमत है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में इतिहास बन जाएगा और पहली बार ऐसा होगा कि भारत का कोई जज महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कोई हिंदुत्व का दुरुपयोग करके मंदिर को लूटता है तो उसे हिंदू नहीं बख्शेंगे। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब इस देश में सत्ता संभाली जा रही थी तभी राम के नारे लगाए गए थे। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य पार्टी ने राम मंदिर के लिए उतना काम किया जितना शिव सैनिकों ने किया। और उन्होंने शिला पूजन और रथ यात्रा में भाग लिया और कार सेवा करने के लिए अयोध्या गए। कई कार सेवकों ने अपना खून बहाया। मुंबई शहर ने ऐसी चीजें झेली जिसका अनुभव शायद ही किसी अन्य शहर को हो। उस समय बाला साहब ठाकरे लोगों के साथ खड़े थे। हिंदू डर और हमलों के साये में जी रहे थे और समर्थन की तलाश में थे। तभी शिव सैनिकों का केसरिया झंडा उनके हाथ में सौंपा गया। और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि 12 साल बीत चुके हैं और जिस व्यक्ति के लिए हमने इतनी कड़ी मेहनत की वह प्रधानमंत्री के पोस्ट पर पहुंच भी गया, फिर भी बाद में उन्होंने अफजल खान की तरह शिवसेना को नष्ट करने की कसम खाई। इसके बाद उन्होंने आगे
कहा कि काशी मथुरा को किस हद तक लूटोगे ये बताओ जरा। यानी जो कहते हो कि अगर अयोध्या सिर्फ एक झांकी है तो वे काशी और मथुरा को किस हद तक लूटेंगे सोचिए। जो कहते हैं कि अयोध्या अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, तो ये लूटपाट का पूरा मामला है। अटल जी ने कहा था कि अब हिंदुओं को चोट नहीं सहनी पड़ेगी, फिर भी आज ऐसी सरकार सत्ता में है कि हिंदुओं को लूट झेलना पड़ रहा है। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आरोप सिर्फ मैं नहीं लगा रहा बल्कि ऐसे ऐसे लोग लगा रहे हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर है। दोस्तों शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ का सोना लूटा गया, मध्य प्रदेश के मंत्री ने महाकाल के अंदर जमीन झड़प ली मुख्यमंत्री ने, और बद्रीनाथ से भी गबन की खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं उसी हिंदू को फिर से जिंदा करना चाहता हूं। यह हिंदू पागल नहीं, बारिश में भीगते हुए भी वह राम रक्षा का पाठ कर रहा है। वो बारिश के बीच जगी एक चिंगारी है। अगर सत्ता में बैठे लोग राम भक्तों के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान राम के साथ गई वानर सेना ने रावण की सोने की लंका को राख बना दिया था। ऐसे में दोस्तों अब डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के फर्जी हिंदुत्व को सामने से चुनौती दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। यानी उद्धव ठाकरे भी अब भाजपा पर निशाना बनाए हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर जमकर हमला बोला। दोस्तों उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी कहा था कि हम भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, वही अब उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे गठबंधन के जरिए हमारे वोट पाकर मंत्री बने हैं, वे चुप हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी। डीएमके ऐसी पार्टी नहीं है जो आपकी धमकियों से डरने वाली है। हम सरकार क्यों गिराएंगे? उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सरकार गिराने का काम हमारा नहीं है, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। और उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम लोगों को बदनाम करने की लगातार कोशिशें चल रही है, हमारा काम सरकार गिराने का नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार अच्छे से चला नहीं पा रहे तो बार बार गिराने को लेकर आरोप मढ़ते जा रहे हैं। डीएमके पार्टी से जुड़े हुए सेंथिल बालाजी को पहले नोटिस जारी किया गया दोस्तों गिरफ्तारी के लिए। लुकआउट नोटिस के बाद छापेमारी भी हो रही है और 4 लोग जो डीएमके से जुड़े हुए बताए गए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कुल मिलाकर डीएमके पार्टी इस मामले को लेकर चर्चा के विषय में है दोस्तों की डीएमके पार्टी थलपति विजय की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। और इसी बात का जिक्र करते हुए, इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम आखिर क्यों बीजेपी की सरकार गिराएंगे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान जारी किया। दोस्तों ये बयान तब आया जब बागी सांसदों ने घोषणा की कि उन्हें पार्टी मुख्यालय पर कब्जा चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बागी सांसदों पर दबाव डालकर उन्हें अलग किया गया और बीजेपी के सामने ये सांसद झुक गए। और इसके बाद बागियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी में शामिल हो जाना उनके लिए एक मौका जरूर है, लेकिन टीएमसी असली वाली हमारी पार्टी है, यानी असली टीएमसी हम लोग हैं और असली टीएमसी होने का दिखावा उन लोगों को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह रुकने वाली नहीं है और उन्हें रोकने के लिए उन्हें मारना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं रुकूंगी नहीं। टीएमसी के प्रमुख ने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे और मेरे हस्ताक्षर यानी मेरे साइन के बाद, मेरे दस्तखत के बाद पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव जीत कर आए हैं, अब वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी 2023 में खत्म हो चुकी है। उन लोगों को पता होना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस आज भी जिंदा है, तृणमूल कांग्रेस आज भी मजबूत है। ऐसे में ममता बनर्जी जो नेता है दोस्तों और जिनके पास 41-39% के आसपास वोट है, जो आम जनता ने इन पर भरोसा जताकर दिया है, तो कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों एक साथ है। और तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मतलब तृणमूल कांग्रेस होता है। चाहे बागी लोग कुछ भी बोलते, विपक्ष के लोग कुछ भी बोलते, आखिरकार सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी ही टीएमसी और टीएमसी ही ममता बनर्जी है। और डंके की चोट पर यह बात सबको माननी पड़ेगी। और ममता बनर्जी इसीलिए बागी नेताओं को बता रही है कि टीएमसी से अलग हो गए तो अब टीएमसी का नाम इस्तेमाल करना बंद करो, हिम्मत है तो। साथ साथ पार्टी अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि को दृष्टिगत रखते हुए वसीम खान अध्यक्ष गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी अल्पसंख्यक विभाग को उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। दोस्तों गोवा प्रदेश कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की वर्तमान समिति को भी अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। नाजिर ए खान को तत्काल प्रभाव से गोवा कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी अल्पसंख्यक विभाग का संयोजक यानी कन्वीनियर बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने गोवा को लेकर, अल्पसंख्यक विभाग को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। और इसी के साथ में राजस्थान के जोधपुर के अंदर हरदीप सिंह पुरी का बयान आ गया। उन्होंने एथेनॉल वाले मामले को लेकर एथेनॉल का बचाव करते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वो साफ साफ कोरी अफवाहें हैं और इसे कहीं ना कहीं एथेनॉल के ब्लेंडिंग को रोकने की कोशिश और एक बड़ी साजिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों इससे पहले बीजेपी के नेता नितिन गडकरी भी एथेनॉल की तारीफ कर रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी के जो असली पेट्रोलियम मंत्री हैं वो भी खुलकर कह रहे हैं कि एथेनॉल को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कोई दिक्कत नहीं होता। यानी दोस्तों आम जनता कह रही
रही है कि उनकी गाड़ियों में तमाम तरीके की समस्या आ रही है, लेकिन भाजपा के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता हरदीप सिंह पुरी को लगता है कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोग पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर झूठी झूठी बातें कर रहे हैं कि इससे उनको नुकसान हो रहा है, यानी जो आम जनता है वो कह रही है नुकसान हो रहा है और मंत्री बोल रहे हैं कि नुकसान होता ही नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कहीं ना कहीं मंत्री और उनकी सरकार के लोग आम जनता के नुकसान पर अपने राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और नितिन गडकरी के बेटे को लेकर जो बातें सामने आती है वो तो और गंभीर मामले हैं। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों? जो एथेनॉल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नेताओं की लगी हुई है, क्या इसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है? साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आगामी बैठक को लेकर अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष की ओर से एक संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इसे जारी आधिकारिक नोटिस में बताया गया कि ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक है जुलाई को, यानी आज 3 बजे बुलाई जा रही है दोस्तों। राम मंदिर से जुड़े तमाम मामलों को लेकर, घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद आधिकारिक तौर पर कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये बड़ी बैठक अयोध्या के मणि रामदास छावनी में संपन्न होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर गंभीर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर मामले में गठित की गई एसआईटी की आंतरिक रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन दोनों बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबर के बीच में बुलाई गई इस बैठक पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है दोस्तों। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले को आगे की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। सीईओ के पोस्ट को लेकर भी मंथन हो रहा है कि एक नया पोस्ट बनना चाहिए, सीईओ का पोस्ट बनना चाहिए। ऐसे में आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को केंद्र सरकार की बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोला दोस्तों। उन्होंने समझौता कर चुकी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग समझौता कर चुके हैं संवैधानिक संस्थानों का, लगातार संवैधानिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, लगातार आक्रामक होती बाजार व्यवस्था और दक्षिणपंथी राजनीति के बढ़ते प्रभाव ने देश के लोकतंत्र की बुनियाद पर गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के कई लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाजवादी और संवैधानिक ताकतें मुश्किल के दौर से गुजर रही है। समझौता कर चुकी संवैधानिक संस्थानें लगातार आक्रामक होती बाजार व्यवस्था और सिर्फ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीदने के लिए धन बल का बेलगाम ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिणपंथी राजनीति के बढ़ते प्रभाव ने न केवल लोकतंत्र के बुनियाद के खिलाफ एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है बल्कि आम जनता और आम जन के अधिकारों के खिलाफ भी एक मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव ने कहा कि पिछड़े वर्गों की भागीदारी, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा तथा सरकार की नाकामियों से जुड़े मुद्दे को आजकल कथित तौर पर हिंदुत्व की आड़ में छिपाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना गरीबों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए की थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था। इसने बिहार और देश की राजनीति की दिशा का स्वरूप बदल दिया, लेकिन आज देश के अंदर हालात और खराब होते चले आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होकर गरीब गुरबा की आवाज को और मजबूती से उठाने की मांग की है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर ममता बनर्जी जाना चाहती थी बारुईपुर दोस्तों। बारुईपुर यानी प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ हुए अन्याय यानी दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा था दोस्तों। ममता बनर्जी परिवार से मुलाकात करने के लिए बारुईपुर जा रही थी, लेकिन उनको रोकने के लिए पूरी की पूरी फोर्स तैनात कर दी गई दोस्तों। यानी ममता बनर्जी को घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनके घर के बाहर पूरी तरीके से फोर्स लगा दी गई और फोर्स लगाकर उनको यहीं पर रोकने की कोशिश की गई, यानी घर में ही रोकने की कोशिश की गई। यानी अब न्याय की आवाज उठाने के लिए जा रही ममता बनर्जी को रोकने के लिए फोर्स का तैनाती करके बीजेपी ने बता दिया है कि भाजपा वाले अब दोयम दर्जे की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। यानी जो मुख्य नेता हैं प्रदेश की वो बीजेपी के नेता पर लगे आरोप और बच्ची के न्याय दिलाने की मांग को लेकर उनसे परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रही थी दोस्तों, लेकिन उनको परिवार से मुलाकात करने जाने देने से पहले ही उनके घर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया दोस्तों और सेना लगा दी गई। इससे पता चलता है कि किस स्तर पर उतरकर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। विपक्ष की आवाज दबाने और विपक्ष को हर तरीके से परेशान करने का ये नया मामला है। इसी के साथ में अयोध्या के अंदर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जारी विवाद के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार लखनऊ पहुंचे। उनके इस दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने लिखा कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए, दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या, ये सवाल पूछा गया दोस्तों। उनके इस बयान पर राम मंदिर चढ़ावे के चंदा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नी काटने पर यह निशाना साधा गया है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के सब लोग जो भी यहाँ आते थे उत्तर प्रदेश में वो तुरंत राम मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए और गर्व के
साथ कहते थे कि राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है, लेकिन अब जब चंदा चोरी का मामला सामने आया है तो बच बचकर भाग रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिलजीत दोसांझ फिल्म सतलुज 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई थी दोस्तों, और रिलीज के तीसरे ही दिन यानी रविवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। भारत के अंदर स्ट्रीम भी नहीं हो रहा। G5 ने लिखा कि हम सच्ची और सार्थक कहानियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा हालात को देखते हुए सतलुज अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं होगा। हम सही प्रक्रिया अपनाकर हर संभव तरीके से फिल्म को जल्द से जल्द दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सवाल यह है कि फिल्म को रोका क्यों गया, और अगर रोका गया तो किसके कहने पर रोका गया, और क्या ये सरकार के दबाव में किया गया है। सवाल काफी बड़ा है दोस्तों। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बीजेपी के द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, झांसा देना, यानी झांसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी ने 12 साल में जनता को क्या दिया। बीजेपी का जवाब है झांसा दिया, और यही हकीकत है भाजपा की। कुल मिलाकर दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से क्रिएटिव तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रहा है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष वर्मा ने कहा कि हम करेंगे तो गठबंधन, लेकिन हमारी एक शर्त रहेगी कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव ना लड़े। उनको जहां लड़ना है वहां लड़े, हम उनके साथ गठबंधन में रहेंगे, लेकिन वो यहाँ चुनाव ना लड़े। अब ये शर्त क्या समाजवादी पार्टी के मानेंगे असदुद्दीन ओवैसी? दोस्तों एक बड़ा सवाल है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपके चैनल जय हिंद जवाहर, जहाँ से आधा वीडियो को शेयर किया।